नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्जाम उसका होने वाला है। इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि लोअर पीसीएस, मंडी परिषद और हाई कोर्ट आरओ का जो जितना भी सिलेबस जीएस का होगा वो एक साथ कंप्लीट किया जाए। लेवल जो रहेगा, क्योंकि लोअर पीसीएस का जो लेवल होता है वो खासकर प्री का एग्जाम का जो लेवल होता है वो अपर पीसीएस के प्री के बराबर ही होता है। जीएस का लेवल जो है वही एग्जाम के बराबर होता है। तो हम लोग पीसीएस प्री के लेवल की पढ़ाई यहाँ पे कराएंगे। वो जो मटेरियल जितना मिलेगा आपको वो पीसीएस प्री के लेवल का है। इन वीडियो को देख के आप आराम से पीसीएस प्री की भी तैयारी कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं रहेगा। बाकी दोस्तों, आज स्टार्ट करेंगे हम मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, 2-3 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी बना चुका था मंडी परिषद वाले और उसके नाम से बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अब जो चलेगा वो लोअर पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे जितने भी हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है हम लोगों ने, लोअर पीसीएस के लिए भी है और अपर पीसीएस के लिए भी हमारा एक कोर्स चलता है। दोस्तों, लोअर पीसीएस के लिए जो सीरीज चल रही है उसमें आपको जितने लेक्चर्स हैं, जो वीडियो लेक्चर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ फ्री मिल जाती है। जो टेस्ट सीरीज है वो पेड होगी, इसमें लगभग 100 से ज़्यादा के टेस्ट होंगे, कुछ फुल लेंथ होंगे, कुछ मॉड्यूल वाइज होंगे। उसमें खाली 500 रुपीज़ वन टाइम पेमेंट करके आप लोअर पीसीएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, आपको एक ऑफर मिलता है जिसमें अपर पीसीएस की तैयारी कराई जा रही है। हमारा बैच अपर पीसीएस के लिए चलता है, तो जिन लोगों ने अपर पीसीएस को भी टारगेट कर रहे हैं तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको प्री और मेंस दोनों की पढ़ाई कराई जा रही है। आजकल फिलहाल मेंस चल रहा है, पहले मेंस पढ़ाया जाएगा, बाद में प्री पढ़ाया जाएगा। वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ फाइल और ऑनलाइन टेस्ट आपको दिए जाते हैं। साथ में सबसे अच्छी बात क्या है उस कोर्स में कि जितना भी अगर आप वो कोर्स ज्वाइन करते हो तो जितना भी आपको आप जो छोटे एग्जाम्स हैं जैसे लोअर पीसीएस, आरओ का हो गया, उन जितना भी सब चीज़ों का मटीरियल और जो टेस्ट सीरीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी। ठीक है, उसकी फीस जो होगी वो 500 रुपीज़ पर मंथ है। 500 रुपीज़ पर मंथ आपको देनी पड़ेगी। तो लोअर पीसीएस के लिए करेंगे तो 500 रुपीज़ है, और अगर अपर पीसीएस के लिए करेंगे तो 500 पर मंथ है, लेकिन इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं दोस्तों तो आप 8317040152 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, मूल अधिकार की बात कर रहे हैं, तो इसका इतिहास जानना पहले जरूरी है। इसका जो इतिहास हुआ था वो ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, शुरुआत जो मानी जाती है वो ब्रिटेन में मानी जाती है। लगभग 1215 के आसपास सम्राट एक जॉन हुआ करते थे, तो उन्होंने एक लेटर दिया, एक अधिकार पत्र जिसे कहते हैं, जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है, मैग्ना मीन्स बड़ा और कार्टा मीन्स चार्टर। तो एक ऐसा एक पत्र उन्होंने साइन किया जिसमें मूल अधिकार के बारे में बताया गया। देखिए, मूल अधिकार जो होते हैं अभी हम आगे पढ़ लेंगे, जिसमें आपको बिल्स ऑफ राइट जो अमेरिका ने 1789 में, देखिए 1763 में अमेरिकन रेवोल्यूशन होता है। ठीक है, अमेरिकी क्रांति होती है और वहाँ से चीज़ें निकल के आई बिल ऑफ राइट्स। उसमें भी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है। एक फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वहां से निकल के आता था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। इसमें भी मानव और नागरिकों के अधिकार की बात की गई है। क्या होते हैं ये फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम ह्यूमन राइट्स भी बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं। देखिए, बात क्या है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी इंसान जब पैदा होगा, ठीक है, तो वो अपने साथ कुछ अधिकार रखता है। मतलब हर इंसान को, इरेस्पेक्टिव ऑफ उसका जेंडर क्या है, इरेस्पेक्टिव ऑफ उसका धर्म क्या है, वो किस सिटीजन किस देश का नागरिक है, इन सबको अलग जब वो पैदा होता है एज अ इंसान के रूप में, तो वो कुछ उसको अधिकार मिलते हैं, वो मिलने चाहिए। ये बात उस समय लोगों ने सोची थी। ठीक है, जैसे जीने का अधिकार, कि वो कोई भी इंसान है तो उसको एक जीने का अधिकार है विद डिग्निफाइड होकर, मतलब कि एक उसके स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार। तो ऐसे बहुत सारी बातें, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इंडिया हो, इन्होंने अपने हिसाब से अपने देश के पैरामीटर, अपने सोसाइटी के हिसाब से फंडामेंटल राइट दिए, जो अपने नागरिकों को कुछ ऐसे दिए, अधिकार दिए कि ये तो आपके पास होने ही चाहिए, इंसान के रूप में ये तो आपके पास होने ही चाहिए। तो इन्हीं को फंडामेंटल राइट्स कहा गया है। ठीक है, जैसे कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन में आया था तो जो उस समय के जो शासक थे लुइस 16, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया। तो वहाँ पे जब रेवोल्यूशन हुआ तो जो उस समय के राजा को फांसी पे चढ़ा दिया था विद्रोहियों ने। ठीक है, भारत की अगर बात करते हैं तो इसकी जो मांग स्टार्ट हुई वो 1895 से शुरू होती है। ठीक है, 1895 में सबसे पहले इसकी मांग स्टार्ट हुई, धीरे धीरे मांग होती रही। फिर 1917 से लेकर 19 के बीच में कांग्रेस द्वारा इसकी मांग की गई। 1925 में एनी बेसेंट हैं, ठीक है, एनी बेसेंट द्वारा कॉमनवेल्थ
ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से एक उन्होंने बिल पास किया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, जिसमें उन्होंने डिमांड की कि इंडियंस को फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, कुछ अधिकार इंडियंस को मिलने चाहिए एज ए नागरिक के रूप में। फिर 1928 में आता है तो देखते हैं कि मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट बनाई थी। ये हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे बाद में कि ये नेहरू रिपोर्ट क्या थी, ठीक है। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के फादर, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, तो उसमें एक फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं वो लोग, ठीक है। फिर 1927 में कांग्रेस का जो मद्रास अधिवेशन हुआ वहाँ पर इसकी बात हुई। तो ये थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री दे रहा हूँ कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या कहा गया है। फिर कराची अधिवेशन हुआ कांग्रेस में, तो इस पे इस अधिवेशन में, कराची वाले अधिवेशन में ये प्रस्ताव पास हुआ कि भैया फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, ठीक है। फिर 1931 की बात करते हैं तो गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इसकी मांग की थी। पहले में और तीसरे में पार्टिसिपेट नहीं किया था गांधी जी ने, कांग्रेस ने दूसरे में पार्टिसिपेट किया था, तो वहां पर उन्होंने मांग की थी। 1934 की अगर बात करते हैं तो सरकार ने जो एक संयुक्त संसदीय समिति, कौन सरकार, ब्रिटेन की जो सरकार थी, उसने इसे अस्वीकार कर दिया, बोलते नहीं फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे। तो अंग्रेजों का था कि अगर फंडामेंटल राइट लगाएंगे तो भैया ये हम पे एक जिम्मेदारी बन जाएगी, इनको जो राइट्स दिए जाएंगे, हक दिया जाएगा, तो हम पे उल्टा जिम्मेदारी जाएगा कि इन राइट्स को इंप्लीमेंट कराने की, तो वो बड़ा इशू रहेगा, ठीक है। इसलिए वो उस फेवर में नहीं रहते थे कि फंडामेंटल राइट्स इंडियंस को मिले। फिर 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 वाला, उसमें भी उनको शामिल नहीं किया गया, ठीक है। फिर बात चली 1946 में, जब देश आज़ाद होने वाला था, तो फिर वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में संविधान निर्माण के समय संविधान सभा द्वारा मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में परामर्श करने के लिए वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक परामर्श समिति का गठन हुआ, ठीक है। लेकिन जो मूल अधिकार की जो परामर्श समिति थी, उसने एक उप समिति का गठन किया, उप समिति बनाई, छोटी समिति बड़ी होती है बाकी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अलग अलग काम के लिए अलग अलग कमेटीज भी बनाई गई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी थी, झंडा कमेटी थी, ठीक है। तो इसी तरह मूल माइनॉरिटी कमेटी थी, ठीक है। उसी समय एक उप कमेटी बनाई गई जिसको हेड कर रहे थे जेबी कृपलानी इसकी अध्यक्षता किया था। उनकी सिफारिश में ये फंडामेंटल राइट्स को भारतीय संविधान के भाग 3 में जोड़ा गया है, ठीक है। तो भाग 1 क्या हो गया, जिसमें आपका यूनियन के बारे में कहा गया, दूसरा है सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता के, और भाग 3 है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। भाग 4 कौन सा है, डीपीएसपी, ठीक है, ये है। चलिए, जो फ्रांस और अमेरिका में इन अधिकारों की जो बात हुई, तो बोला गया कि भाई ये प्राकृतिक है और अप्रतिदेय है, यानी नेचुरल है और इनएलिएबल है, मतलब कि आप इनसे छीन नहीं सकते, ये राइट्स किसी भी तरह से आप इंसान से छीन नहीं सकते हैं, ठीक है। भारत में मूल अधिकार जो संविधान द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकार है, इसमें उन आधारभूत अधिकारों का समावेश किया गया है जो व्यक्ति के विकास के लिए नितांत आवश्यक है। किसी भी इंसान के डेवलपमेंट के लिए कुछ चीज़ें जरूरी होती हैं, उसको कुछ ऐसा एनवायरनमेंट देना जरूरी है, कुछ ऐसा प्रोटेक्शन देना जरूरी है जिससे कि वो अपने पोटेंशियल को अचीव कर सके। मान लो कोई इंसान बहुत अच्छा सिंगर बन सकता है, ठीक है, तो उसको एनवायरनमेंट देना भी जरूरी है कि वो सिंगर उस लेवल तक पहुंच सके। तो ऐसे राइट्स दिए गए हैं, ऐसी प्रोटेक्शन सरकार द्वारा दी गई है जिससे कि उसको एक सिक्योरिटी मिले, एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले जिसमें उसकी पोटेंशियल निखर के सामने आए या वो अचीव करे। इस प्रकार मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत और अपरिहार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। सामान्यतः व्यक्ति के इन अधिकारों में राज्य के द्वारा ही हस्तक्षेप नहीं किया सकता। एक्चुअली क्या, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो स्टेट के खिलाफ होते हैं, क्योंकि एक बार आप फंडामेंटल राइट्स सरकार दे देती है आपको, ठीक समझ, तो इसको इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होती है। अगर किसी का फंडामेंटल राइट हनन हो रहा है, मूल अधिकार हनन हो रहा है, तो कोर्ट बजा सकता है। कोर्ट फिर कहेगा, सरकार से बोलेगी ये इसका तुम ठीक से करो, इसका सब कुछ जो भी करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल राइट्स एक जिम्मेदारी बढ़ाता है सरकार के ऊपर, ठीक है। तो भाग 3 में, जैसे मैंने कहा कि भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में है, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में, ठीक है, कुल 27 फंडामेंटल राइट्स हैं भाग 12 से लेकर 35 के बीच। हम सबको पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, 2-3 लेक्चर्स में ये रहेगा फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल आते ही आते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे IAS PCS, फंडामेंटल राइट्स से सवाल आपको आएंगे, ठीक है। सवाल पूछा जाता है कि इंडिया का जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, वो कहाँ से इंस्पायर्ड है, किससे इंस्पिरेशन ली है। हमने बात की ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा से, हमने बात की बिल ऑफ राइट्स अमेरिका वाले से की, हमने बात की फ्रांस वाले बिल से।
तो अगर सवाल पूछा जाता है कि इंडिया का फंडामेंटल राइट्स कहाँ से इंस्पायर्ड है, तो वो है हमारा अमेरिका के संविधान से, बिल ऑफ राइट्स, अमेरिका के संविधान से हमने लिया है, इसको इंस्पिरेशन ली है, अगर सवाल पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मूल अधिकार व्यापक पर एब्सोल्यूट नहीं है। क्या मतलब है इसका? देखिए, हमारे देश में, हमारे संविधान में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब अंतिम सच नहीं है। ठीक है, हमें बोलने की आजादी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी बोलो, किसी की दूसरे को गालियां देना शुरू कर दो। नहीं, आप बोल सकते हो, आपको फ्रीडम है, लेकिन जब तक आप दूसरे के फंडामेंटल राइट्स या दूसरे को प्रॉब्लम नहीं कर रहे हो, तब तक आप बोल सकते हो। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, उसका हक है आपको, लेकिन तब तक जब तक मतलब आप दूसरे के धर्म के में आप प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, तब तक आप कर सकते हो। तो फंडामेंटल राइट्स का भी कहानी यही है कि व्यापक है, सब कुछ सही है, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसमें भी बदलाव किए जा सकते हैं, इसमें भी आपको रोका जा सकता है। ठीक है, अंतिम सच कुछ नहीं है कि मतलब कि आपको दे दिया तो फिर आप कुछ भी करते रहो, ऐसा नहीं रहता। ठीक है, इंडिया में किसी भी कानून में, इंडिया का किसी भी जो संविधान की कुछ में, किसी में भी ये चीज़ नहीं है, एब्सोल्यूट कुछ नहीं है, व्यापक है पर एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि स्टेट की जिम्मेदारी होती है और स्टेट के विरुद्ध मिलते हैं। ठीक है, किंतु कुछ मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी होते हैं। देखिए, दो लोग हैं यहाँ पे, एक स्टेट है यानी सरकार है, और एक है व्यक्ति। तो जो मूल अधिकार दिए गए हैं, या तो वो स्टेट के खिलाफ होते हैं, ठीक है, या तो वो व्यक्ति के खिलाफ होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों के खिलाफ होते हैं। कैसे होता है बताता हूँ मैं आपको। जैसे अभी यहाँ बात कर रहे हैं हम कि पहला वाला जो है, जैसे कि जो मूल अधिकार जो स्टेट के खिलाफ भी हैं और व्यक्ति के खिलाफ भी हैं। ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 15(2), केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थल अथवा इनमें से किसी आधार पर नागरिकों के मध्य विभेद, डिस्क्रिमिनेशन करने से राज्य और व्यक्ति दोनों को रोकता है। ठीक है, मतलब आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, किसी के अंदर फर्क नहीं कर सकते, धर्म के नाम पे नहीं कर सकते आप, जाति के नाम पे नहीं कर सकते, लिंग किसी के लड़का या लड़की के नाम पे नहीं कर सकते आप, कहीं पैदा हुआ हो जब उसके, तो आप भेद नहीं कर सकते आप। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ना ही राज कर पाएगा, मतलब सरकार ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बना सकती जहां पर वो कह रहे कि नहीं सिर्फ हिंदू लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं है, या कोई ऐसा चीज़ नहीं कर सकती कि नहीं सिर्फ जो लड़के लोग लेंगे लड़कियों को नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसी पॉलिसी नहीं बन सकती। तो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, कहाँ पैदा हो रहे हैं, इसके नाम पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो ये व्यक्ति के लिए भी है और ये स्टेट के लिए भी है। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। ठीक है, फिर आर्टिकल 17 की बात करते हैं कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत की बात करते हैं। तो छुआछूत स्टेट के लिए भी है, छुआछूत व्यक्ति के लिए भी है। कोई व्यक्ति छुआछूत नहीं कर सकता। जैसे कि मान लो गांव में है, बोले कुएं से पानी नहीं पी सकते आप, किसी दलित से बोला है, तो वो हो गया किसी व्यक्ति के खिलाफ। अगर वो बंदा ऐसा करवाता है तो उसके खिलाफ वो व्यक्ति संविधान आर्टिकल 17 का हनन कर रहा है। ठीक है, तो उसको सजा मिलती है। स्टेट भी नहीं कर सकता, राज्य, मतलब कोई राज्य ऐसा नहीं करता कि नहीं ये ऐसा स्टेडियम बनाया गया है, इसमें दलित लोग नहीं आ सकते। ठीक है, तो वो अगर ये करेगा तो फिर स्टेट के खिलाफ चला जाएगा। तो ये जो आर्टिकल 17 है वो स्टेट के खिलाफ भी प्रोटेक्शन देता है और आपको व्यक्ति के खिलाफ भी प्रोटेक्शन देता है आपको। ठीक है, फिर अनुच्छेद 23 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण भाई स्टेट भी कर सकता है, व्यक्ति भी कर सकता है किसी का शोषण। जैसे कि काम कराया, पैसा नहीं दिए, तो शोषण ही तो हो गया वो। ठीक है, तो व्यक्ति भी अगर हो सकता है आपकी एक उसकी कंपनी है, वो काम करा रहा है, या अपने खेतों में वो काम करवा रहा है और वहाँ पैसा नहीं दे रहा है, तो वो व्यक्ति शोषण कर रहा है। या सरकार भी आपसे काम कराए और पैसा ना दे, तो वो भी सरकार शोषण करती है। तो अगर इस तरह चीज़ें होती हैं तो शोषण के खिलाफ आपको प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, एक आता है बालक जो छोटे बच्चे होते हैं उनके नियोजन के प्रतिशत करना, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। कुछ बच्चे जो होते हैं वो 18 साल से कम होते हैं और वो जाके जॉब करते हैं, तो वो नहीं करना है जब तक बालिग नहीं हो सकते। खासकर अब तो जैसे नया रूल आया कि 14 साल तक के बच्चे भी काम कर सकते हैं, बट वो दो चीज़ें होनी चाहिए कि पहला तो उनकी पढ़ाई का लॉस नहीं होना चाहिए, और दूसरा वो किसी खतरनाक जगह पे काम ना कर रहे हो, जैसे कि बड़े बड़े केमिकल उसमें कर रहे हो जिस पे जान को खतरा हो, तो वहाँ पे नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो ये कानून है या जो हमने पढ़ा है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 23, ये सब व्यक्ति के खिलाफ भी है, स्टेट के खिलाफ भी है। ठीक है ना, स्टेट भी नहीं कर सकता इस चीज़ को, व्यक्ति भी नहीं कर सकता। अच्छा, अब कुछ मूल अधिकार जो हैं वो सिर्फ नागरिकों को दिए गए हैं। देखिए, दो होते हैं, एक होता है नागरिक जिसने इंडियन सिटीजनशिप ली हुई है, भारत के नागरिक है जो वोट डालते हैं।
ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो विदेशी होते हैं, इंडिया में आते हैं, काम कर रहे होते हैं, रह रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो मान लो अमेरिका का है लेकिन यहाँ काम कर रहा है, तो वो उसको भी कुछ मूल अधिकार दिए हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे वो मूल अधिकारों के बारे में जो सिर्फ इंडियंस को मिलता है, ठीक है। वो अमेरिकन को नहीं मिलेगा, भले वो यहाँ पे काम क्यों कर रहा हो। जो अच्छा कौन से हैं वो जो सिर्फ इंडियंस को मिलेंगे? आर्टिकल 15 कि धर्म आदि के आधार पर विभेद की घोषणा, विभेद की प्रतिषेध, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन धर्म के नाम पर। देखिए धर्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन इंडियंस में नहीं कर सकते आप, ठीक है, लेकिन आप अमेरिकन के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडियंस को हम एक समझते हैं, एक यूनिट समझ रहे हैं। अमेरिका को बाहर, अमेरिकन से हमें क्या मतलब भाई, ठीक है। तो उससे उसको हम, हमारे लिए जो हमारा देश है, हमारे देश के जो रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, जो भी हमारा है, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे सेकंड आर्टिकल 16 क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर की समानता। नौकरी में सरकारी नौकरी निकलेगी तो वो हमारे नागरिकों को मिलेगी, अमेरिकन के लिए नहीं है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्क्रिमिनेशन किया कि नहीं किया? हमने अमेरिकन और इंडियंस में डिस्क्रिमिनेशन किया, तो कर सकते हैं बेशर्ता हम लोग जहाँ पे हमारे मतलब नौकरियाँ होंगी, यहाँ पे हमें तवज्जो दी जाएंगी, इंडियंस को दी जाएगी। आर्टिकल 19 जैसे है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, इंडियंस को है, उनको नहीं है, ठीक है। वो कुछ भी अनाप शनाप बोले, वो ये नहीं बोल सकता कि यार आप मुझे बोलने की आज़ादी है, ठीक है, मैं कुछ भी बोलूँगा, नहीं। इंडियंस बोल सकते हैं, वो लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको ये चीज़ नहीं है। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, आर्टिकल 29 बोलता है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो हैं, तो वो इंडियंस को दिया गया है, फॉरेनर्स को नहीं दिया गया है। आर्टिकल 30 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई कहते हैं माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज होते हैं ऐसे, जो भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे जो माइनॉरिटी होते हैं, वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। तो मान लो कोई मुस्लिम है, वो इंडियन मुस्लिम है, तो अपने नाम पे वो मदरसा खोल सकता है, लेकिन अगर उसको राइट है उसको मैनेज करने का, उसको सब कुछ देखने का। लेकिन कोई अरबी है तो वो आके यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे भी मदरसा खोलना, मुझे भी उसकी फैसिलिटी मिलेगी, वो नहीं कर सकता। इंडियन है वो खोल सकता है, ठीक है। आपातकाल इमरजेंसी के समय राष्ट्रपति 2 आर्टिकल्स हैं, उनको छोड़कर सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर देता है। कई बार सवाल पूछा भी जाता है कि इमरजेंसी लगी, ठीक है, उस समय सारे जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, सिर्फ 2 अधिकार होते हैं वो नहीं खत्म होते हैं। कौन से नहीं होते हैं? ये होते हैं आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ठीक है। आर्टिकल 20 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी लग गई हो और फिर आप जनता को पकड़ के उनको पटक पटक के मार के 3rd डिग्री दो और आप उनसे सारे क्राइम जो हैं, जो उन्होंने नहीं भी किए हैं, वो सिद्ध करा लो, ठीक है। तो उनका प्रोटेक्शन दिया गया है। उनको पता है कि जब इमरजेंसी लगती है तो कुछ तो प्रोटेक्शन नागरिकों को देनी पड़ेगी ना, नहीं तो फिर पुलिस और आर्मी जब अनकंट्रोल हो जाती है तो फिर वो बहुत खतरनाक हो जाती है, ठीक है। तो आर्टिकल 20 बोलता है कि आपको 2 सिद्धि के संबंध में, ये नहीं कि आप किसी व्यक्ति को पकड़ा, उसको उस पर सस्पेक्ट है कि वो उसने मर्डर किया है, तो उसको मार के पटक 3rd डिग्री दे के उसको जबरदस्ती बुलवा रहे हो उससे, ठीक है। ये आप ये नहीं कर सकते हो। या वो अपने हिसाब, अगर वो खुद वो सरेंडर कर रहा है या खुद वो आपको मान रहा है इस बात को, तो अलग बात है, लेकिन 3rd डिग्री देकर नहीं कर सकते आप। तो आर्टिकल 20 आपको प्रोटेक्शन देता है, पुलिस और आर्मी के अनकंट्रोल्ड बिहेवियर से थोड़ा प्रोटेक्शन दे रहा है आपको, ठीक है। और आर्टिकल 21 क्या बोलता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आदमी की जिंदगी, उसकी स्वतंत्रता देता है वो, ठीक है। पर्सनल लिबर्टी मतलब उसकी आज़ादी, इसकी बात करता है वो, ठीक है। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 दोनों आर्टिकल हैं जो इमरजेंसी में भी खत्म नहीं होते हैं। बाकी सारे आर्टिकल 19, आर्टिकल 23, 24, 25, 26 सब खत्म हो जाते हैं। अब खत्म होने का मतलब क्या होता है कि अगर वो आप उस समय इमरजेंसी टाइम पे अगर आपको बोलने की आज़ादी मना किया गया है, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते उसको बोलने के लिए कि नहीं देखिए मुझे बोलने का मना किया जा रहा है, ठीक है। तो इमरजेंसी लगी है तो सरकार उस इमरजेंसी में आपको बोलने की आज़ादी पर रोक लगा सकती है और उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 आपका अगर वो हनन हो रहा है, अगर आपको पकड़ लिया जाता है और जबरदस्ती 3rd डिग्री आपको दिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है और आपको बोला जाता है कि आप जो सज़ा है मिली है वो आप उसको कबूल करो, तो आप उसके लिए कोर्ट में आ सकते हो। कोर्ट फिर आपको फेवर में बोलेगा कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है, आपको प्रोटेक्शन देगा। कुछ सकारात्मक मूल अधिकार होते हैं, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25-28, जो पॉजिटिव मतलब सकारात्मक होते हैं, जो आपको बढ़ावा देते हैं। 2 तरह के मूल अधिकार हैं, कहीं भी सुनेंगे आप।
पॉजिटिव मूल अधिकार और नेगेटिव मूल अधिकार। पॉजिटिव मूल अधिकार मतलब जो बढ़ावा दे। आर्टिकल 19 का बोलता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप एक्सप्रेस करो अपने आप को, ठीक है, ये होता है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आपको बोलता है कि धर्म का प्रचार प्रसार करो, अपना बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। नेगेटिव कौन से होते हैं? जो रोकता है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 21, ठीक है, ये रोक रहा है आपको, ठीक है, किसी के काम करने से रोकता है ये। जैसे कि इक्वालिटी की बात करता है वो, ठीक है, तो वो रोक रहा है कि ऐसा नहीं कह सकते कि अच्छा काम करने के चक्कर में आप अनइक्वल कर दो सबको, ठीक है। तो ये सब चीज़ होती है, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि मूल अधिकार न्याय योग्य हैं, जस्टिसेबल है। कई बार सवाल पूछा जाता है क्या फंडामेंटल राइट्स न्याय योग्य है या डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हम पढ़ेंगे वैसे उसको, क्या न्याय योग्य है। तो देखिए न्याय योग्य का मतलब क्या है। जस्टिसेबल का मतलब या न्याय योग्य का मतलब है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, ठीक है, तो आप कोर्ट में जाओगे, आप जा सकते हो, और कोर्ट में जाने के बाद जो जज है, वो कोर्ट है, वो आपके उस जो आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है उसको प्रोटेक्शन करेगा कि नहीं, प्रोटेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मान लो बोलने की आज़ादी है, आपको इमरजेंसी नहीं लगी है और आपको फिर बोलने की आज़ादी को मना किया गया, आप बोल नहीं सकते, या यूनियन बनाने की आज़ादी है, ठीक है, आपको बोला गया कि आप यूनियन नहीं बना सकते, आप कोर्ट में चले गए, आप बोलोगे भैया आर्टिकल 19 के हिसाब से तो मैं यूनियन बना सकता हूँ और ये मेरा डिपार्टमेंट बोलता है कि यूनियन मत बनाओ, ठीक है, तो ये मेरी फंडामेंटल राइट्स का हनन है। तो कोर्ट क्या बोलेगा कि नहीं, आप सही कह रहे हो, क्योंकि संविधान में बोला गया है कि आप यूनियन बना सकते हो, तो आपको यूनियन बनाने का अधिकार है। तो इसे कहते हैं जस्टिसेबल, न्याय योग्य, मतलब कोर्ट में जाएंगे अपने और कोर्ट से आप इसको इंप्लीमेंट कराएंगे। लेकिन डीपीएसपी में जितने भी चीज़ लिखी गई हैं, जो पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो भी लिखा गया है, आप उसको, अगर आपको वो नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते कि हमें चूंकि डीपीएसपी में ये लिखा हुआ है तो हमें मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो वो नॉन जस्टिसेबल है। क्यों है ये मैं तब बताऊंगा जब हम वो डीपीएसपी पढ़ेंगे। इसमें संसद के अनुच्छेद 368 के तहत ही संशोधन कह सकता है। तो संविधान संशोधन जो होता है वो आर्टिकल 368 के तहत होता है, ठीक है। वैसे कई तरह के संविधान संशोधन होते हैं, सिंपल वाला भी होता है कि सिंपल मेजोरिटी के साथ, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी के साथ, ठीक है, एक होता है आपका स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेक्टिफिकेशन बाय द स्टेट्स, ठीक है। अभी जैसा है जो 10% रिजर्वेशन वाला हुआ संविधान में संशोधन हुआ, तो आर्टिकल 368 के तहत हुआ, ठीक है, जिसमें 10% रिजर्वेशन हुआ, तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में थोड़ा 10% रिजर्वेशन का क्लॉज डाला गया है, ठीक है। तो वो आर्टिकल 368 के सिंपल मेजोरिटी के साथ ये हो गया। जीएसटी जब हुआ था, जीएसटी का भी जब इंप्लीमेंट हुआ था, तो उसको क्या किया था कि स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 ऑफ द पर्सन प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट, 2/3 जितनी पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा की जितनी भी सीटें होंगी उसका 2/3 से वो पास हो बिल, प्लस 50% से ज्यादा स्टेट उसको रेक्टिफाई करे, मतलब माने, ठीक है। वो बिल जो स्टेट और यूनियन यानी केंद्र सरकार और स्टेट के संबंधों के बीच में ज़्यादा करते हैं, जैसे में क्योंकि जीएसटी टैक्स वाला था, तो टैक्स वाले जो संबंध होते हैं वो हमारे स्टेट और राज्यों के बीच में, राज्यों और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक संबंध रहता है, और जीएसटी ने बिल्कुल चेंज किया था। तो वो कानून जिसमें सेंटर और स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होता है, टैक्सेस का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसको अगर उसमें कुछ आप छेड़खानी कर रहे हैं, कुछ अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको 2/3 मेजोरिटी से तो पहले बिल पास कराना है पार्लियामेंट में, प्लस आपको रेक्टिफिकेशन भी करना पड़ेगा स्टेट्स का इसमें आकर, ठीक है। तो जीएसटी में हमने वही किया था, ठीक है। अच्छा, अब आता है युद्ध एवं बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित मतलब आपातकाल के दौरान आर्टिकल 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है, परंतु सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपात के दौरान अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता है। क्या मतलब है इसका? देखिए, 2 तरह से इमरजेंसी लगती है। एक, चाइना ने हम पे अटैक कर दिया, ठीक है, युद्ध एवं बाहरी आक्रमण के आधार पर चाइना ने हम पे वो कर दिया, प्रेसिडेंट ने यहाँ पे इमरजेंसी घोषित कर दी और बोल दिया कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर सारे आपके फंडामेंटल राइट्स खत्म, ठीक है, सस्पेंड हो गए, ठीक है। तो अब आप जा नहीं सकते आप कोर्ट में, ठीक है। आपको बोलने के लिए आर्टिकल 19 क्या था? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, नहीं बोल सकते आप। लेकिन अगर मान लो सशस्त्र विद्रोह हुआ है, सशस्त्र विद्रोह का मतलब क्या है? जैसे कि आपका मान लो कि झारखंड में जैसे माओवादी लोग बने, माओवादी हो गए, ठीक है, नक्सली जिसे कहते हैं, उन्होंने सशस्त्र विद्रोह किया, वहां पर मान लो इमरजेंसी लग जाती है, तो वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर इलाके में ही लगेगा, ठीक है। एक तो पूरा इंडिया में लगेगा नहीं। दूसरी बात है, उसमें आर्टिकल 19 का
नहीं होता है, मतलब आपको उसको बैन नहीं किया था, उसमें आपको बोल सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो अगर चाइना ने पाकिस्तान ने अटैक कर दिया तब आप नहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी आर्टिकल 19 नहीं कुछ कर सकते, लेकिन आपको सशस्त्र विद्रोह होगा, हथियार वाला होगा तो ये होगा। ये क्यों बोला गया ये मैं समझा रहा हूँ। देखिए 1975 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगा दी थी, ठीक है। और किस बेस पे लगाया था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे लगाया था, इंटरनल डिस्टर्बेंस की भैया देश में बड़ा माहौल बड़ा खराब है इसलिए इमरजेंसी लगा दिया जाता है, ठीक है। तो लग गया 2 साल, इमरजेंसी भी हो गया। उसके बाद जब जनता पार्टी सरकार आई तो उसने ये अमेंडमेंट कराया था कि सशस्त्र विद्रोह के नाम पे, इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे कोई भी इमरजेंसी नहीं लगा पाओगे जब तक बाहर के देश पे जब तक आक्रमण ना करे, क्योंकि इस वर्ड का गलत इस्तेमाल किया था इंदिरा गांधी ने, ठीक है। क्योंकि अब इंटरनल डिस्टर्बेंस है, हमारे देश में तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है, ठीक है। आप ये बोल दो कश्मीर में भैया माहौल खराब है तो आप पूरे देश में इमरजेंसी लगा दोगे क्या फिर, ठीक है। तो उसको गलत यूज किया गया कि अब गलत मिसयूज ना किया जाए, तो ये बोला गया कि आप इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे आप नहीं लगा पाओगे, आप विद्रोह होता है तब कर सकते, मतलब सॉरी आपका अटैक करोगे तब लगा दोगे आप। एक आर्टिकल आता है विश्वेश्वर नाथ वाद, मतलब कि विश्वेश्वर नाथ का केस आता है, उसमें बोला गया है कि भैया कोई भी आदमी यानी आप मैं कोई भी XYZ फंडामेंटल राइट्स को त्याग नहीं कर सकता, नहीं छोड़ सकता, ठीक है। क्यों नहीं छोड़ सकता भाई? अब ऐसे आप हैं, आप सुबह आप रात को सोए, आपका मूड खराब हो गया, सुबह उठ के बोलते हो कि नहीं मुझे अपने फंडामेंटल राइट्स जितने भी मिले हैं, मुझे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो भी है मैं सब त्याग कर रहा हूँ, मुझे बोलने का नहीं है, तो मैं कुछ भी आप अपने आर्टिकल तो वो आप त्याग नहीं कर सकते। पहली बात तो यही है, ठीक है। अब क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो ये फंडामेंटल राइट मिलते हैं वो सिर्फ व्यक्तिगत आपके रूप में नहीं होते हैं, इससे आप समाज भी जुड़ा होता है, दूसरा व्यक्ति भी जुड़ा होता है। तो ऐसा ना हो कि आप अगर अपने व्यक्तिगत फंडामेंटल राइट्स छोड़ रहे हो तो दूसरे के व्यक्तिगत फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे हो आप, ठीक है। तो क्योंकि हम सब सामाजिक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो अगर आप छोड़ोगे तो दूसरे का आप करोगे, क्या नाम है, फंडामेंटल राइट्स का हनन करोगे, तो इसलिए आप अपने फंडामेंटल राइट्स को छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। तो विश्वेश्वर नाथ केस में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकार का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि उसे केवल व्यक्तिगत हित नहीं वरन लोक नीति के रूप में पूरे समाज के हित के लिए संविधान में शामिल किया गया है। सब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर्सन को देने के लिए, खुश करने के लिए किया गया है, ये तो लोक हित है, ठीक है, जनता को खुश करना है, ठीक है। बात करते हैं स्टेट की। चलिए ये तो हमने मोटा मोटा हमने फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम आर्टिकल वाइज चलते हैं, ठीक है। अब चूंकि फंडामेंटल राइट्स 12 से लेकर 35 तक के बीच में है, तो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 12 यानी स्टेट, राज्य। और स्टेट के बारे में डेफिनेशन जो दी गई है वो 3-4 जगह पे दी गई है। जैसे पहला है अनुच्छेद 12 में दिया गया है स्टेट के बारे में, स्टेट क्या होता है, राज्य क्या होते हैं, मतलब, ठीक है। भाग 4 में दिया गया है, ठीक है। भाग 6 में दिया गया है अनुच्छेद 152 में, तो अलग अलग डेफिनेशंस दी गई हैं। फिलहाल हम भाग 3 का जो अनुच्छेद 12 है उसको पढ़ेंगे। और अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द, राज्य मतलब स्टेट, देश यानी गवर्नमेंट इसे कहते हैं। अब उसमें कौन है, सरकार क्या होती है, ठीक है, सरकार क्या है? तो अनुच्छेद 12 में बोला गया है कि सरकार, भारत की सरकार एवं संसद, कौन कौन से लोग इसमें आते हैं? भारत की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, फर्क पता है ना, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट का क्या फर्क होता है भाई? सरकार बीजेपी की है, एनडीए का रूल कर रहा है, ठीक है। पार्लियामेंट क्या है, उसमें कांग्रेस भी हैं, बाकी दल भी हैं, छोटे मोटे सपा बसपा सब है इसके अंदर, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट है वो सरकार का हिस्सा है। राज्य सरकार और वो सब पार्लियामेंट का हिस्सा, यानी राज्यों की सरकारें और विधानमंडल, ये सब सरकार का हिस्सा। सरकार जो कहते हैं, सरकार शब्द, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये सब आता है। सभी स्थानीय प्राधिकारी यानी कि लोकल बॉडीज लाइक म्यूनिसिपैलिटीज, ग्राम पंचायत, ये सब सरकार का हिस्सा है, ठीक है। सभी प्राधिकारी, अथॉरिटीज, ये सब सरकार बनाएंगे। ये सवाल आता है, ठीक है, इसको समझिएगा, सरकार क्या होती है, ठीक है। तो सरकार वो, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, विधानसभा, म्यूनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत और जितनी अथॉरिटीज हैं, ट्रिब्यूनल सब आते हैं उसके अंदर। एक अब अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, मैंने कहा ना प्राधिकारी, अथॉरिटी। देखिए अब समझने की कोशिश कीजिएगा, ये बहुत आगे काम भी आएगा। प्राधिकारी से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति या निकाय से है जिसे विधि यानी लॉ, उपविधि, आदेश या अधिसूचना आदि बनाने या जारी करने का अधिकार है। क्या मतलब?
कोई बॉडी या कोई व्यक्ति जो ऑर्डर दे सकता है, सरकारी गवर्नमेंट ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर रिलीज कर सकता है, नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। जैसे यूपीपीसीएस वाले क्या करते हैं, नोटिफिकेशन जारी करते हैं ना एग्जाम के लिए। तो जो भी संस्था, जो भी व्यक्ति नोटिफिकेशन जारी कर सकता है या आदेश ऑर्डर जारी कर सकता है, उसको सरकार का हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्थानीय और अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत निम्नलिखित राज्य हैं, जिसमें कौन कौन से हैं? जीवन बीमा निगम, तेल और प्राकृतिक गैस। ये मैं छोटा सा एग्जाम्पल लिए, इसको रट भी लीजिएगा और काम आते भी हैं ये। LIC, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, विश्वविद्यालय, ये सब सरकार का हिस्सा है। ठीक है, भारत पेट्रोलियम निगम, भारतीय खाद्य निगम FCI, बैंक और बीमा कंपनी, BSNL, UPSC, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, ये सब हैं, ये स्टेट हैं, राज्य हिस्सा है। और किन्हें राज्य नहीं माना जाएगा? जैसे NCERT, ये राज्य नहीं है, क्योंकि इसे नोटिफिकेशन जारी करने का हक नहीं। किताब छापने का तो अधिकार है, लेकिन नोटिफिकेशन और ऑर्डर जारी करने का हक नहीं है। ICICI प्राइवेट बैंक है, ठीक है, नहीं जारी कर सकता नोटिफिकेशन। वक्फ बोर्ड मुस्लिम्स की प्रॉपर्टीज को वो करता है, लेकिन वो नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकता, तो वो सरकार का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये बहुत वक्फ बोर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आ भी चुका है और लोग कंफ्यूज भी होते हैं। CISR लैब, जहां पर रिसर्च होती है, वो नहीं हो सकती। ठीक है, BCCI क्रिकेट की जो बॉडी है, ठीक है, वो सरकार का हिस्सा नहीं है। न्यायालय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं, बाकी न्यायालय नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, इंग्लिश में पढ़ के बताता हूं। द डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज नॉट कन्फाइंड टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एट द लेजिस्लेचर, बट एक्सटेंड टू एनी एक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल विच कैन बी ब्रॉट विद इन द फोल्ड ऑफ स्टेट एक्शन, बीइंग एक्शन वायलेट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो मैंने बात बोली, बस वही सब मान लीजिएगा अंग्रेजी में। ठीक है, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात आता है कि एक जो प्राइवेट बॉडी है, इवन अ प्राइवेट बॉडी में बी एक स्टेट। कोई सरकारी एक प्राइवेट कंपनी है, वो भी स्टेट हो सकती है, मतलब वो भी सरकार हो सकती है। सरकार कैसा हो सकती है, कैसे? ये आया था महावीर ऑटो स्टोर्स वर्सेस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जो केस आया है 1990 में। उसमें बोला गया है कि ए प्राइवेट बॉडी में बी अ स्टेट। मैंने अभी बोला ICICI बैंक स्टेट नहीं है, लेकिन अब यहां बोल रहा हूं कि प्राइवेट बॉडी वो एक स्टेट हो सकता है। कब हो सकता है? तो जस्टिस भगवती थे, उन्होंने इस बात को बोला कि कोई चीज स्टेट में है या नहीं है, वो कुछ बातों पे डिपेंड करता है, जिसमें पहला आता है शेयर्ड कैपिटल। क्या ऐसा तो नहीं कि सरकार का और प्राइवेट बॉडी दोनों का पैसा लगाए, मतलब सरकार ने इन्वेस्टमेंट कर रखा हो। ठीक है, कोई सरकार कंपनियां होती हैं, कुछ तो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनियां होती है, मान लो NTPC है, लेट सपोज 51% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के हैं, तो वहाँ जो मैनेजमेंट है वो सरकार देख रही है। मान लो कुछ ऐसी बॉडियाँ जिसमें मात्र 5% या 10% लगा हुआ है पैसा सरकार का, तो वो भी सरकार के हिस्से में आ जाएगी, सरकार का पैसा लगा हुआ है। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ द स्टेट, सरकार कुछ पैसा दान कर रही है। ठीक है, पहले जमाने में होता था NGO कुछ होती थी, वो रजिस्टर्ड होती थी, रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, तो वो भी उसमें जो एम्प्लॉइज होते थे वो स्टेट गवर्नमेंट के तो नहीं थे, लेकिन उनको सैलरी जो थी वो स्टेट गवर्नमेंट से मिला करती थी। ठीक है, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता था इसके अंदर, तो जहां सरकार पैसा दे रही है, फाइनेंशियल आपको हेल्प कर रही है। कॉर्पोरेशन इंजॉयज मोनोपोली स्टेटस, कुछ ऐसे संस्था जैसे कि इसरो है जो मोनोपोली है, जो सिर्फ वही देख सकता है। अब जैसे स्पेस का है, वहां पे सिर्फ इसरो ही है और कोई है ही नहीं, तो जहां पे मोनोपोली होगी वो सरकार के हिस्से में आएगी। ठीक है, कॉर्पोरेशन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंट फंक्शंस, तो जो भी कॉर्पोरेशन जो पब्लिक की भलाई के लिए हैं, ठीक है, वो सब के सब जो हैं वो राज्य के हिस्सा माना जाएगा। आर्टिकल 13 आता है, इसके तहत न्यायालय ऐसे किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकती है जो मूल अधिकारों से असंगत या इनकॉम्पेटिबल है। अब ये क्या है? देखिए, आपने पार्लियामेंट ने बैठ के रूल बना लिया, कानून बना लिया। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूं 10% रिजर्वेशन वाला। ठीक है, क्योंकि इसका भी हो सकता है ये चीज। आपने आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 16 में अमेंडमेंट भी कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अभी कोर्ट में गया हुआ है मैटर 10% रिजर्वेशन वाला। ठीक है, कोर्ट को जो है वो जुडिकल रिव्यू करने का अधिकार है। न्यायिक पुनरावलोकन ये कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। इंपॉर्टेंट बात, अमेरिका से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, जुडिशियल रिव्यू कहां से इंस्पायर्ड है? अमेरिका के संविधान से इंस्पायर्ड है। क्या मतलब है इसका? कि मान लो पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया, तो जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो उस लॉ को देखेगा कि ये लॉ जो है वो संविधान के हिसाब से बना है कि नहीं बना है। ऐसा तो नहीं आपने कुछ भी बना के रख दिया। जैसे कि 10% रिजर्वेशन है, अब एक मामला कोर्ट में गया हुआ है, अब कोर्ट पहले देखेगा कि जो आपने अमेंडमेंट किया है क्या वो संविधान के हिसाब से है कि नहीं है।
संविधान जो कह रहा है ये तो नहीं आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना दो, ठीक है। मान लो कि एक ऐसी गवर्नमेंट आती है जो कट्टर मुस्लिम है, लेट सपोज मान लिया, ठीक है, उसने बोला कि फंडामेंटल राइट्स जो सॉरी आपके वोटिंग राइट्स जो हैं वो नहीं हो सकते मुसलमानों के। भाई चूंकि पूरा का पूरा जो सरकार है, पार्लियामेंट है, वो मतलब उसी की है, बिल पास भी हो गया, लॉ भी बन गया, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट देखेगी, कहती ये तो गलत है भाई, ये तो हमारे संविधान के खिलाफ है, इक्वालिटी सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, तो क्या करेगी वो उस बिल को वो नल एंड वॉइड कर देगी, यानी कि शून्य घोषित कर देगी, मतलब खत्म। पार्लियामेंट भले ही बिल बना दे, लेकिन अगर वो संविधान के हिसाब से नहीं है और सरकार अगर कोर्ट को लगता है कि सरकार संविधान के हिसाब से नहीं बनाया हुआ है बिल, तो उसको नल एंड वॉइड घोषित कर देगी। जैसा 10% रिजर्वेशन में हो भी सकता है और नहीं भी हो भी सकता है, ये डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। चलिए, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को प्रदान की, दोनों को दी गई है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को दी गई है, ठीक है। इसे नीचे अदालत की शक्ति नहीं है, बस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ही किसी भी बिल को या लॉ को एक रिव्यू कर सकता है, ठीक है। आता है एक डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, इसी आर्टिकल 13 में आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत। इक्लिप्स का मतलब क्या होता है? इक्लिप्स का मतलब नहीं होता जैसे कि चंद्र ग्रहण होता है तो एक उसके आगे से आ जाता है, जो सूर्य आ रहा था बीच में चांद आ जाता है, ठीक है, तो इसको इक्लिप्स आ जाता है इंग्लिश में। तो इसमें क्या बोला गया है कि संविधान की पूर्व विधियां, संविधान से पहले, संविधान 1947 में सिर्फ बनना शुरू हुआ, 50 में वो एग्जीक्यूट हुआ, तो उससे पहले भी कुछ कानून थे हम लोगों के देश में, चल रहा था देश हमारा उससे पहले भी, ठीक है। तो मूल अधिकारों से असंगत संविधान पूर्व विधियां संविधान के लागू होने पर मूल अधिकारों से अछंदित हो जाती हैं और सुषुप्त अवस्था में चली जाती हैं, आच्छादन हटने पर यह पुनर्जीवित हो जाएंगी। क्या मतलब है? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, कुछ अगर ऐसे कानून हैं जो फंडामेंटल राइट्स को कुछ ऐसे कानून हैं जो हमारे संविधान से पहले बनाए गए थे, ठीक है। हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ, उससे पहले कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ कानून हैं जो अगर वो फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे हैं तो वो इक्लिप्स हो जाएंगे, छुप जाएंगे, ठीक है, मतलब खत्म नहीं होंगे, छुप जाएंगे। अगर बाद में अगर फंडामेंटल राइट्स में कुछ अमेंडमेंट होता है तो वो दोबारा उभर सकते हैं। एक होता है खत्म कर देना, एक होता है छुपा देना, तो अभी छुपा दिया गया है इनको। और अगर फंडामेंटल्स में राइट में कुछ अमेंडमेंट होता है तो वो दोबारा भी आ भी सकते हैं, ठीक है। आच्छादन का सिद्धांत संविधान पूर्व और संविधान पश्चात दोनों प्रकार की विधियों पर लागू होता है। और ये कौन सा केस था? ये भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य में पुनः सुप्रीम कोर्ट ने आच्छादन का सिद्धांत इम्प्लीट किया था, ठीक है, भीकाजी बनाम प्रदेश। अनुच्छेद 13 क्या बोलता है? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी क्या बोलता है? देखिए, संविधान दोनों विधि है, इसके अनुसार यदि किसी अधिनियम का एक भाग मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है किंतु शेष भाग नहीं करता है तो मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाला भाग को शेष भाग से उस अधिनियम के मूलभूत उद्देश्यों को समाप्त किए बिना पृथक किया जाता है, जब उस पूरे अधिनियम को शून्य घोषित न कर केवल मूल अधिकारों से असंगत भाग को शून्य घोषित किया। क्या मतलब है? देखिए, कहने का मतलब यह है कि मान लो कि कोई बिल है, कोई लॉ है जिसके दो हिस्सा है, पार्ट ए पार्ट बी। मान लो पार्ट बी है वो फंडामेंटल राइट्स को या कुछ गड़बड़ है, वो फंडामेंटल राइट्स को हनन कर रहा है किसी व्यक्ति के, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? कहेगा ठीक है, ऐसा है, पूरा बिल तो हम खत्म नहीं करेंगे, जो पार्ट ए है वो ठीक है उसको अप्लाई कर दो, और पार्ट बी जो गड़बड़ पार्ट है उसको खत्म कर दो, ठीक है। तो पूरे बिल को ना खत्म करके सिर्फ वो हिस्सा जो गड़बड़ हिस्सा है उसको हम हटा देते हैं। तो इसे कहते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी, ठीक है, पृथक्करण का सिद्धांत। कौन सा केस आया था इसके अंदर? ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस आया है, ठीक है। फिर डी.एस. नाकरा वर्सेस यूनियन ऑफ गवर्नमेंट का केस आया है, और स्टेट ऑफ मुंबई वर्सेस F.N. बलसारा का केस आया है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर एक आता है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, जैसे कि कोई भी व्यक्ति अधिक त्याग का सिद्धांत, जैसे मैंने कहा था कि विश्वेश्वर नाथ वाला केस जो था कि कोई भी व्यक्ति अपना मूल अधिकार को नहीं त्याग सकता। कौन सा केस है? विश्वेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर 1959, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान और मूल अधिकार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मूल संविधान कुल 7 मौलिक अधिकार हैं, इसमें से 44वें संविधान संशोधन 1978 संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। अब वो आर्टिकल 300A में चला गया है, अब वो लीगल राइट हो गया है। संपत्ति का मूल अधिकार अनुच्छेद 19(1)(4) और अनुच्छेद 29 में वर्णित था, अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का के तहत एक लीगल राइट बन गया है। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं,
और इसमें है आता है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, जो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बीच में आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 14 क्या बोलता है? भारत के सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण प्रदान करता है, कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं भाई, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, हिंदू मुसलमान, लूला लंगड़ा, सब आपके हैं बराबर हैं, सबके लिए बराबर देखेंगे, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कि सबको बराबर संरक्षण भी देना है, बराबरी भी करनी है और उनको संरक्षण भी देना है। ऐसा नहीं कि गरीबों को कम संरक्षण मिल रहा है, अमीरों को संरक्षण ज़्यादा मिल रहा है, तो वो नहीं हो, बराबर सब है और उनको बराबर से संरक्षण भी देना है। कहाँ से लिया गया है ये? सोर्स है अमेरिका और आयरलैंड से। ठीक है, उनके संविधान से लिया गया है ये। ठीक है, समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों को समान विधियों के अधीन रखना और उसे समान रूप से लागू करना। समान परिस्थितियों को, अब ये आगे बड़ा अच्छा है कि क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ लेता हूं मैं आपको। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की अनुमति देना, टॉपिक ऑफ रिजर्वेशन वाला आ जाता है, जिसे हम इंटेलिजिबल डिफरेंशिया भी कहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई रिजर्वेशन जो है वो रिजर्वेशन आर्टिकल हम 14 का उल्लंघन है, क्योंकि आप इसमें आप सबको बराबरी का नहीं दे रहे हो। रिजर्वेशन में आप किसी को उम्र का आपको एक्सटेंशन कर सकते हो, किसी को आप उनके नंबर्स है उनको कम कर लेते हो, तो ये तो भाई आर्टिकल 14 का हनन है हो गया। तो भैया ऐसा नहीं है, आर्टिकल 14 में ये भी बोला गया है कि वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की बात भी कही है। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एक शब्द डाल गया है। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब होता है कि अगर एक सबको वर्ग के रूप में लिया गया है, ठीक है, दो अनइक्वल वर्ग हैं, एक बहुत आगे निकल गया वर्ग और एक बहुत पीछे रह गया वर्ग। ठीक है, तो अब मान लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि एक क्लास 10 का बच्चा है, ठीक है, एक क्लास 1 का बच्चा है, इनके बीच में 100 मीटर रेस लग गई। ठीक है, आप क्या बोलोगे? भैया सबके लिए रेस बराबर होती है, जो जीत जाए वो ही सिकंदर। तो क्या होगा भाई, क्लास 10 का बच्चा जीत ही जाएगा, वो कोई बड़ा है वो। ठीक है, क्लास 1 का बच्चा कभी जीत नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये बोला गया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्लास 10 का बच्चा ठीक है, लेकिन क्लास 1 के बच्चों को भी थोड़ा सा आपको एक प्रोटेक्शन दी जाएगी, जिससे कि वो बराबरी से वो कॉम्पिटिट कर सके। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, वो 100 मीटर कम करके 50 मीटर कर दिया जाएगा उसको। ठीक है, तो ये इंटेलिजिबल डिफरेंशियल कहते हैं कि वर्गीकरण कर सकते हैं। अगर सरकार को लगता है कि कुछ वर्ग ऐसे हैं जो पीछे रह गए हैं, तो उनको सपोर्ट कर सकते हैं, जिसको हम रिजर्वेशन के नाम से भी जानते हैं इसको। तो बाकी पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये केस मिनर्वा मिल्स केस आया था, ये अभी चला था ना 10% रिजर्वेशन वाला, कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, पीछे रह गए हैं, तो उनको क्या करा रहा है, तो उनकी रेस थोड़ी कम की जा रही है, 100 मीटर की जगह 75-85 मीटर की जा रही है। तो मिनर्वा मिल्स केस बहुत चला था, उछल के आया था पेपर में बार बार, मिनर्वा मिल्स केस ये। तो उसमें आया था, इसी में था, अनुच्छेद 14 के निहित विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है। फिर आया चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ, एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग माना जाएगा। अगर मानो एक व्यक्ति भी अगर पीछे रह रहा है, उसको लगता है, तो उसको वर्ग के रूप में माना जाएगा, उसको सपोर्ट किया जाएगा। फिर ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु का केस था, उसमें भी ये सब चीजें आई थी। ठीक है, आर्टिकल 15 क्या बोलता है, राज्य को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थल के आधार पर विभेद करने से रोकते हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, अनुच्छेद 15(4) क्या बोलता है, सामाजिक और शैक्षण यानी एजुकेशन के रूप में पिछड़ी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करने की छूट राज्य को देता है। हम पढ़ चुके रिजर्वेशन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 15(5) क्या बोलता है कि 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया। इसके द्वारा प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों के प्रवेश के संबंध में राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग SC/ST के संबंध में विशेष उपबंध कराने की शक्ति दी गई है। अब शायद आर्टिकल 15(6) आ गया है। ठीक है, जो 10% रिजर्वेशन है आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को। ठीक है, अनुच्छेद 16 क्या बोलता है, सार्वजनिक नियोजन, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, खत्म ही हो रहा है थोड़ा थोड़ा। आर्टिकल 16(4) नथिंग, मैं वैसे पढ़ चुका हूँ 16, आर्टिकल 16 हम पढ़ा चुके हैं इसको, कि सबको बराबरी से मिलेगा। उसमें एक रूल आता है, जैसे आप पढ़ लीजिएगा इसका, कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। अभी बात, क्योंकि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 दोनों रिजर्वेशन को लेकर माने जाते हैं। आर्टिकल एक बोला था कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं हो जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम देखने में आता है, तमिलनाडु में खासकर होता है कि वहाँ पे 70% रिजर्वेशन चले जाता है, 75% चले जाता है। ऐसा क्यों है? जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 50% से रिजर्वेशन ज़्यादा नहीं हो सकता, तो फिर रिजर्वेशन 70%, 80% क्यों जाता है तमिलनाडु में? तो दोस्तों वो किस नाम पे आता है? वो बैकलॉग के नाम पे आता है। ठीक है, वो हमेशा कहते हैं कि चूंकि फला सीटें भर जानी चाहिए थी पहले, लेकिन भरी नहीं गई SC ST OBC की, तो इसको भरा जा रहा है। तो बैकलॉग के नाम पे वो
भर देते हो कर रहे हैं। तो ये केस थोड़ा चलता भी रहता है, बड़ा मामला पेचीदा रहता है, लेकिन इसको अभी समझ लीजिए कि ये फ्रेश नौकरियां नहीं होती हैं, वो बैकलॉग वाली नौकरियों को वो लोग भरते हैं, इसलिए वो रिजर्वेशन जो है वो 70-80% दिखता है। ठीक है, चलिए फिर इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ जो मंडल मामले में नाम से प्रसिद्ध है। जो इंदिरा साहनी जो मंडल कमीशन के नाम से जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पिछड़ेपन को निर्धारण करने के लिए एक जाति सुसंगत है और इसे प्रमुख आधार बनाया जा सकता है। इंदिरा साहनी केस मंडल कमीशन पे था। आर्टिकल 17 क्या बोलता है? अनटचेबिलिटी के बारे में बोलता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 क्या बोलता है? एबोलिशन ऑफ टाइटल। आप उपाधियों का उन्मूलन, कोई टाइटल नहीं ले सकते, सिर्फ राज्य, सेना और एकेडमिक्स वाला आप जो हो, जैसे PhD करेंगे तो डॉक्टर लग जाएगा, आप सेना में हैं तो जनरल, मेजर, कर्नल बन जाएगा, बाकी वो कोई तरह का टाइटल नहीं लेंगे। राय बहादुर, फला बहादुर, क्या कुछ भी कह लीजिए, है ना, राय साहब, ये सब कोई उपाधि नहीं चलेगी अब। ठीक है, या अगर आपको विदेशी कोई कंट्री कुछ आपको उपाधि दे रही है तो पहले आपको राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, और ये केस आया था बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 में। सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित किया कि भारत रत्न और पद्म सम्मान आदि अनुच्छेद 18(1) में प्रयुक्त उपाधि शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग अलंकृत व्यक्ति के नाम के आगे या पीछे नहीं किया सकता है। तो भारत रत्न अभी जो मिला है उसको आप टाइटल नहीं मानोगे। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे नहीं लगा सकते ना भारत रत्न प्रणब मुखर्जी, नहीं, वो तो एक अलग चीज़ हो गई है, क्योंकि इसमें आप जैसे PhD होल्डर था, डॉक्टर फला या मेजर फला, तो मेजर हमेशा वो वर्ड आगे लगता है, तो अलंकृत नहीं कर सकते हैं। भारत रत्न आपको एक आपको सम्मान दिया गया है, लेकिन आप उसको टाइटल की तरह यूज़ नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो दोस्तों ये इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। ख़त्म करने से पहले लास्ट में फिर से रिवाइज कर देता हूँ मैं आपको कि लोअर PCS अपर PCS दोनों के लिए क्लासेस चल रही हैं। फिलहाल ये वीडियो मिल रहा है आपको। अगर लोअर PCS के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे 8317040152 पे कॉल कर सकते हैं। फीस है 500, इसमें लगभग 100 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे आपको। और अगर अपर PCS के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें प्री और मेंस दोनों कराया जा रहा है। वीडियो लेक्चर्स, PDF फाइल, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा। अपर PCS के तो सारे लेक्चर्स मिलेंगे, साथ में लोअर और RO जितना भी सब एग्जाम होंगे 2019 में, सारी चीज़ आपको मिलेंगी। फीस कितनी है? मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ, ये पर मंथ फीस है। इसके लिए भी आप मुझे 8317040152 पे कॉल कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर एक वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।